या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर कहाँ खो गए भारत के 7,32,000 गुरुकुल एवं विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं। बात आती है कि भारत में विज्ञान पर इतना शोध किस प्रकार होता था, तो इसके मूल में है भारतीयों की जिज्ञासा एवं तार्किक क्षमता, जो अति प्राचीन उत्कृष्ट शिक्षा तंत्र एवं आध्यात्मिक मूल्यों की देन है। गुरुकुल के बारे में बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि वहाँ केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, जो कि गलत है। भारत में विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं उपस्थित थीं, जो कि बहुत पुष्पित पल्लवित रही हैं, जिसमें प्रमुख खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, बर्फ बनाने का विज्ञान, धातु शास्त्र, रसायन शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, नौका शास्त्र, यंत्र विज्ञान आदि। इसके अतिरिक्त शौर्य, युद्ध, शिक्षा आदि कलाएं भी प्रचुरता में रही हैं। संस्कृत भाषा मुख्यतः माध्यम के रूप में उपनिषद एवं वेद छात्रों में उच्च चरित्र एवं संस्कार निर्माण हेतु पढ़ाए जाते थे। थॉमस मुनरो सन 1813 के आसपास मद्रास प्रांत के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने कार्य विवरण में लिखा है, मद्रास प्रांत अर्थात आज का पूर्ण आंध्र प्रदेश, पूर्ण तमिलनाडु, पूर्ण केरल एवं कर्नाटक का कुछ भाग में 400 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है। उत्तर भारत अर्थात आज का पूर्ण पाकिस्तान, पूर्ण पंजाब, पूर्ण हरियाणा, पूर्ण जम्मू कश्मीर, पूर्ण हिमाचल प्रदेश, पूर्ण उत्तर प्रदेश, पूर्ण उत्तराखंड के सर्वेक्षण के आधार पर GW लिटेनर ने सन 1822 में लिखा है, उत्तर भारत में 200 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है। माना जाता है कि मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक शोध किया है। वे लिखते हैं, भारत के बंगाल प्रांत अर्थात आज का पूर्ण बिहार, आधा उड़ीसा, पूर्ण पश्चिम बंगाल, आसाम एवं उसके ऊपर के 7 प्रदेश में 80,000 से अधिक गुरुकुल हैं, जो कि कई सहस्त्र वर्षों से निर्बाधित रूप से चल रहे हैं। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के आंकड़ों के कुल पर औसत निकलने से यह ज्ञात होता है कि भारत में 18वीं शताब्दी तक 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल था। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 18वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल के अनुसार भारत में 7,32,000 गुरुकुल होने चाहिए। अब रोचक बात यह भी है कि अंग्रेज प्रत्येक 10 वर्ष में भारत का सर्वेक्षण करवाते थे और उनके अनुसार 1822 के लगभग भारत में कुल गाँवों की संख्या भी लगभग 7,32,000 थी, अर्थात प्रत्येक गाँव में एक गुरुकुल। 16 से 17 वर्ष भारत में प्रवास करने वाले शिक्षा शास्त्री लुडलो ने भी 18वीं शताब्दी में यही लिखा कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें गुरुकुल नहीं, एवं एक भी बालक ऐसा नहीं जो गुरुकुल जाता नहीं। राजा की सहायता के अपितु समाज से पोषित इन्हीं गुरुकुलों के कारण 18वीं शताब्दी तक भारत में साक्षरता 97% थी। बालक के 5 वर्ष 5 माह 5 दिवस के होते ही उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक विद्यार्जन का क्रम 14 वर्ष तक चलता था। जब बालक सभी वर्गों के बालकों के साथ निःशुल्क 20 से अधिक विषयों का अध्ययन कर गुरुकुल से निकलता था, तब आत्मनिर्भर देश एवं समाज सेवा हेतु सक्षम होता था। इसके उपरांत विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु भारत में विभिन्न विषयों वाले जैसे शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, धातु कर्म आदि के विश्वविद्यालय थे। नालंदा एवं तक्षशिला तो 2000 वर्ष पूर्व के हैं, परंतु मात्र 150-170 वर्ष पूर्व भी भारत में 500 से 525 के लगभग विश्वविद्यालय थे। थॉमस बेबीगटन, मैकाले, TB मैकॉले, जिन्होंने पहले हमने विराम दिया था, जब सन 1834 आए तो कई वर्षों में भारत में यात्रा एवं सर्वेक्षण करने के उपरांत समझ गए कि अंग्रेजों ने पहले के आक्रांताओं अर्थात यवनों, मुगलों आदि भारत के राजाओं, संपदाओं एवं धर्म का नाश करने की जो भूल की है, उससे पुण्यभूमि भारत कदापि पदलित नहीं किया जा सकेगा। अपितु संस्कृति, शिक्षा एवं सभ्यता का नाश करें तो इन्हें पराधीन करने का हेतु सिद्ध हो सकता है। इसी कारण इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर समस्त गुरुकुल बंद करवाए गए। हमारे शासन एवं शिक्षा तंत्र को इसी लक्ष्य से निर्मित किया गया ताकि नकारात्मक विचारहीनता की भावना जो विदेशी है वह अच्छा बिना तर्क किए रटने के बीज आदि बचपन से ही बाल मन में घर कर ले और अंग्रेजों को प्रति व्यक्ति संस्कृति, शिक्षा एवं सभ्यता का नाश का परिश्रम न करना पड़े। उस पर से अंग्रेजी कदाचित शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होती तो इस कुचक्र के पहले अंकुर माता पिता ही पल्लवित होने से रोक लेते, परंतु ऐसा हो न सका। हमारे निर्यात कारखाने एवं उत्पाद की कमर तोड़ने हेतु भारत में स्वदेशी वस्तुओं पर अधिकतम कर देना पड़ता था एवं अंग्रेजी वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया था। कृषकों पर तो 90% कर लगाकर फसल भी लूट लेते थे एवं लैंड एक्विजिशन एक्ट के माध्यम से सैकड़ों एकड़ भूमि भी उनसे छीन ली जाती थी। अंग्रेजों ने कृषकों के कार्य में सहायक गौमाता एवं भैंसों आदि को काटने हेतु पहली बार कलकत्ता में कसाई घर चालू कर दिया। लॉज की बात वह अभी भी चल रहा है। सत्ता हस्तांतरण के दिवस 15/8/1947 के उपरांत तो इस कुचक्र की गोरे अंग्रेजों पर निर्भरता भी समाप्त हो गई। अब तो इसे निर्बाधित रूप से चलने देने के लिए बिना रीढ़ के काले अंग्रेज भी पर्याप्त थे, जिनमें साहस ही नहीं है भारत को उसके पूर्व स्थान पर पहुंचाने का। दुर्भाग्य है कि भारत में हम अपने श्रेष्ठतम सृजनात्मक पुरुषों को भूल चुके हैं। इसका कारण विदेशियत का प्रभाव और अपने बारे में हीनता बोध की मानसिक ग्रंथ
से बुद्धिमान लोग ग्रस्त हैं। आप सोच रहे होंगे उस समय अमेरिका यूरोप की क्या स्थिति थी। तो सामान्य बच्चों के लिए सार्वजनिक विद्यालयों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1868 में हुई थी। इसके बाद बाकी यूरोप, अमेरिका में, अर्थात जब भारत में प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था, 97% साक्षरता थी, तब इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला। तो क्या पहले वहाँ विद्यालय नहीं होते थे, परंतु महलों के भीतर वहाँ ऐसी मान्यता थी कि शिक्षा केवल राज्य के व्यक्तियों को ही देनी चाहिए, बाकी सबको तो सेवा करनी है। जय श्री राम। है कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विसर्जन जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। नुपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन कीजिए। और हाँ, अब की बार महाशिवरात्रि वाराणसी में ही बनेगी। हर हर महादेव।